चलिए, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सहकारिता भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, तकनीक से सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण विषय पर चर्चा हुई। तो सहकारिता भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, तकनीक से सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण विषय पर चर्चा हुई। एसीएस नवनीत सहगल मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हुए। सहकार भारती यूपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सहकारिता भवन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। रोडवेज बसों में यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। 5 से 12 साल के बच्चों को पूरी सीट देने की तैयारी चल रही है। जो 5 से 12 साल के बच्चे हैं उससे पूरी सीट दी जाएगी, ना कि इन बच्चों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। आधे टिकट पर बच्चों को पूरी सीट देने की तैयारी चल रही है। लोगों की मांग पर बच्चों को पूरी सीट देने की तैयारी है। तो ये बड़ी और अच्छी खबर है 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कि आधे टिकट पर भी पूरी सीट देनी होगी। अभी तक आधी टिकट पर पूरी सीट नहीं दी जाती थी। बच्चों को या तो पेरेंट्स की गोद में बैठकर आना होता था या खड़े खड़े उन्हें जाना होता था। इस पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि जिन बच्चों की उम्र 5 से 12 साल है, आधी टिकट पर उन्हें पूरी सीट देने की व्यवस्था की जाएगी। तो लोगों की मांग पर बच्चों को पूरी सीट देने की तैयारी की गई है। तो 5 से 12 साल के बच्चों के लिए उन्हें सुविधा, या फिर कह सकते हैं कि उन बच्चों को ज़रूरत भी रहती है पूरी सीट की, क्योंकि आधी टिकट लेने के बाद भी उन्हें खड़े होकर आना पड़ता है या किसी की गोद में बैठ करके आना होता है। और इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से बहुत ही एक बेहतरीन फैसला लिया गया कि 5 से 12 साल के बच्चों को ही पूरी सीट चाहिए। आधी टिकट पर ही पूरी सीट उसे देनी होगी। तो रोडवेज बसों में यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। रोडवेज की जितनी ही बसें चलती हैं, वहाँ पर अगर किसी बच्चे की उम्र 5 से 12 साल है तो उन बच्चों को आधी टिकट पर पूरी सीट देनी होगी। पहले इस तरह की व्यवस्था थी कि अगर 2 सीट अगर वयस्क लोगों ने लिया और छोटे 2 बच्चे अगर 5 से 12 साल के हैं तो उनकी आधी टिकट ली जाती थी। और पूरे रास्ते, चाहे वो 4 घंटे का रास्ता हो या 10 घंटे का रास्ता हो, पूरे रास्ते खड़े खड़े उन्हें आना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए 5 से 12 साल के बच्चों के लिए इस अनिवार्यता को शुरू करने की कोशिश रोडवेज बसों में की गई है। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी जनमंच पर मौजूद दिखी। सहारनपुर के जनमंच सभागार में मोक्षतयान इंटरनेशनल स्कूल के 49वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में दोनों ने शिरकत की। सहारनपुर की ये खबर है जहां पर जनमंच सभागार में स्थापना दिवस, मोक्षतयान इंटरनेशनल स्कूल का स्थापना दिवस था। उस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पर शामिल हुए। आनंदीबेन पटेल भी जनमंच पर रही मौजूद। तो जनमंच सभागार में स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बाकायदा देखिए सहारनपुर पहुंचे आरएसएस के प्रमुख और साथ ही साथ यूपी की राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। तो सहारनपुर में मोक्षतयान इंटरनेशनल स्कूल का स्थापना दिवस, और इस अवसर पर आरएसएस के प्रमुख और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस स्थापना दिवस समारोह के दरमियान यहां पर पहुंचे। चले बढ़ते हैं आगे। बरेली में सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री नंदी ने ग्राम भरतौल में दलित के घर भोजन करने के बाद वहीं पर रात्रि विश्राम किया। उनका उद्देश्य था कि आम जनमानस के बीच आज संदेश देना है कि वीवीआईपी कल्चर भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल खत्म हो चुका है और जनप्रतिनिधि जनता के ही बीच के एक शख्स हैं। कैबिनेट मंत्री नंदी ने आम आदमी की तरह अपनी दिनचर्या शुरू की। तो आपके द्वार अभियान के तहत दौरा
कैबिनेट मंत्री नंदी ने प्रवास किया, उसी गांव में प्रवास किया। दलित के घर भोजन करने के बाद रात्रि विश्राम उनका वहीं पर हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना महामारी के दौरान उपनल कर्मचारियों को रखा गया था, जिसके बाद कोरोना कम होते ही इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अपनी जान पर खेलकर अपना फर्ज निभाने वाले कर्मचारियों को धामी सरकार ने बेरोजगार कर दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उपनल कर्मचारियों पर घिरी धामी सरकार। नौकरी देने वाली सरकार ने ही छीन ली नौकरी। उपनल कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो सरकार। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सूबे में 2200 से ज्यादा युवाओं को उपनल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में रखे गए थे, लेकिन कोरोना के हालात सामान्य हुए तो कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब तमाम युवा 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं। सियासी पार्टियां अब सियासी रोटियां भी सेंकने के लिए तैयार हैं। हमने उस टाइम वहाँ पे काम किया है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके अटैच में आए हैं, तो हमने उनकी सेवाएं की है। तो हमने हमारी कई बार तो ऐसा होता था हमारी सैलरी भी हमें 2-2 महीने हमारे निकल जाते थे। हमने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की। हमने अपनी जान जोखिम में डाल के हमने उनकी सेवाएं की है। तो हम अब सरकार से ये मांग करते हैं भी हमें हमारी जो है उस जॉब सिक्योरिटी दें। स्वास्थ्य कर्मियों की बात कहें तो इन्होंने तो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की तीमारदारी करी कोरोना काल में, और आज उनको आप ये सिला दे रहे हैं कि उनके ऊपर लाठियां भाजने का काम कर रहे हैं। संवेदनहीनता दिखाई है सरकार ने। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि आपको आपके जो स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पद हैं उनमें पहली प्राथमिकता इन बच्चों को देनी चाहिए जिन्होंने इतनी बहादुरी का काम किया है और इतना पुण्य का काम किया है, प्रदेश की जनता के जो काम आए हैं। ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना में काम कर रहे थे। तो अब अगर सरकार इतनी आंखें बंद करके बैठी है कि एक और तो आप रोजगार दे रहे हैं, फिर उसका रोजगार छीन रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप कल वहाँ चंपावत में रोड शो कर रहे हैं और विकास की घोषणाएं कर रहे हैं, और यहाँ जो लोग नौकरी से निकाले गए, जो गर्भवती महिलाएं, उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के मामले का परीक्षण कराया जा रहा है। जल्दी सभी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। उपनल में अभी क्योंकि हमारे एमडी का कार्यकाल पूरा हो चुका है और बीइंग टाइम हमने अपर सचिव को उसका चार्ज दिया है। मैं भी शाम को उनके साथ बैठ रहा हूँ और उपनल से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान जो है शीघ्र किया जाएगा। कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर भले ही सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा हो, लेकिन नियुक्ति को लेकर अभी कोई उम्मीद की किरण जागती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसे लेकर कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। मुरादाबाद जेल में संभल के एक युवक की मौत हो गई। बीते 21 अप्रैल को संभल की चंदौसी कोतवाली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। युवक पर आरोप था कि वो निर्वस्त्र होकर दूसरे समुदाय के घर में अचानक से घुस गया था, जिसके बाद महिलाओं के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक युवक की अचानक से तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें मौत की स्थिति साफ अभी तक नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। उधर युवक की मौत के बाद परिवार वालों में काफी नाराजगी है। झारखंड में खनन मामले में सरकार मानो पूरी तरह से घिर चुकी है। बीजेपी बाकायदा सीएम हेमंत को खनन मामले पर लगातार घेरने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि इस
तरह के आरोप लगाकर सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में आज का बड़ा सवाल यही है कि आखिर झारखंड में सरकार को कौन गिराना चाहता है। झारखंड में इन दिनों सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के आरोपों के बाद सत्ताधारी दल के नेता विपक्ष के आरोपों का डटकर सामना कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों के बाद जेएमएम कोटे के विधायक सुदीप सोनू और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। बीजेपी की तरफ से हेमंत सोरेन सहित उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों पर लगातार हमले के बाद जेएमएम के नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नितिन गडकरी साहब की एक बड़ी कंपनी है, सुदेश महतो साहब सुदर्शन ग्रुप में शेयर होल्डर हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये नैतिकता और शुचिता के मामले हो सकते हैं, लेकिन ये विधिक रूप से कानून के दायरे में आने वाली चीज़ें अगर नहीं हैं तो इन पर सवाल नहीं उठने चाहिए। किसी भी को व्यवसाय करने का अधिकार है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हों, चाहे उनके प्रतिनिधि हों, चाहे उनकी पत्नी हो। छोटे से दुकानदार होते हैं, फोटोकॉपी के जो करने वाले लोग हैं, उनको व्यवसाय मिल रहा है और हमारी चाहत है कि इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार इस व्यवसाय में सहयोग करते रहे। इधर जैसे ही जेएमएम के नेताओं की तरफ से बयान सामने आया, वैसे ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर निशाना साध दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री जनता की नजर में गिर चुके हैं। ये सरकार भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर लीज लेने का काम किया, अपने सहयोगियों को लीज दिलाने का काम किया, अपनी पत्नी को जमीन आवंटित करने का काम किया, और तो और छोड़ दीजिए साली तक को भी लाभान्वित करने का काम किया। और वो सरकार जनता से घिरी हुई है, पानी के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर। झारखंड में इन दिनों खनन मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है। वहीं जेएमएम ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है और राज्य में सरकार गिराने की साजिश भी रची जा रही है। लेकिन इन दिनों मचे इस घमासान के बीच जहां विपक्ष अपने आरोपों से पीछे नहीं हट रहा, तो वहीं सत्ताधारी दल भी उन आरोपों का डटकर मुकाबला कर रहा है। ऐसे में एक बात तो तय है, इन आरोपों ने सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा आने वाला समय सरकार के लिए आफत का होता है या फिर राहत का। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। चले बढ़ते आगे। हर साल की तरह इस साल भी ट्रांसजेंडरों के समान अधिकार को लेकर प्राइड मार्च निकाला गया। मुख्य तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस मार्च में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है जब विशेष समाज के लोगों को सरकारी नौकरी से लेकर राजनीति और हर जगह समान अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बाकी सभी लोगों की तरह इन्हें भी समाज में जगह दी जाए और इज्जत दी जाए, जिससे कि ये भी समाज में एक अपना मुकाम पा सकें। आपको बता दें कि टाटा स्टील ने इस बार ट्रांसजेंडर की भी विशेष नियुक्ति की थी। टाटा स्टील में भी इनको नौकरी मिली है, कुछ पुलिस में भी नौकरियां मिली हैं, और यहाँ तक कि राजनीति और लोकतंत्र में भी हम शबनम मौसी को माननीय विधायक के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और हमने छत्तीसगढ़ में एक हमारी थर्ड जेंडर को मेयर के रूप में भी स्वीकार किया है। यहाँ तक कि समाचार पत्र और पत्रिका और न्यूज़ चैनलों में भी एक बड़े एंकर के रूप में भी हमारे समाज ने मान्यता दी है। चले लखीसराय खबर है, जहां पर लखीसराय जिले की किउल और लखीसराय के बीच मुख्य सड़क हकीमगंज में विवाद खड़ा हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प के साथ रोड़ेबाजी होने लगी और लाठी तक निकल गए। गुस्साए लोगों ने हवा में एक फायरिंग भी की।
मिली जानकारी के मुताबिक केवल हकीमगंज के कुंदन कुमार और कारू कुमार, छोटू गुंजन और वसीम के बीच हुई थी ये लड़ाई झगड़ा। इस संबंध में घायल कुंदन कुमार ने बताया कि हमारे घर में राशन उठाया था, जिसका पैसा मिल गया था। मेरा पैसा कारू कुमार के पास 300 रुपये बकाया राशि था। पैसे मांगने पर कहा सुनी हुई और 300 रुपये भूल जाने की बात भी कही। इसी बीच दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सभी लोग घर चले गए और थोड़ी देर के बाद आए तो उन्होंने हमला कर दिया। वहीं आगरा में ताजमहल का एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने जायजा लिया, जहां पर ताजमहल की सुरक्षा के बिंदुओं के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ ही येलो और रेड जोन एरिया का निरीक्षण किया गया। नए वॉट टावरों का भी जायजा लिया गया। इस दौरान एएसआई, सीआईएसएफ पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। ताजमहल गए एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार। ताजमहल में सुरक्षा का जायजा लिया गया। येलो और रेड जोन एरिया का भी निरीक्षण किया गया। और वहीं लाउड स्पीकर को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया। उनका कहना है कि ये सब फालतू की बात है, जिसको जैसे मन करता है वो वैसे ही चलता है। इन सब पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता है। सर लाउड स्पीकर वाले पर क्या कहना है? वहीं झारखंड में बिजली पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने चास के नगर निगम कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। इससे पहले पटेल चौक चेक पोस्ट से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चास नगर निगम कार्यालय तक पैदल यात्रा निकाली, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष सह मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, धनबाद लोकसभा के सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विरोधी दल के मुख्य सचेतक सह बोकारो विधानसभा क्षेत्र के विधायक बिरंची नारायण मौजूद रहे। नगर निगम तक पैदल मार्च करते हुए नगर आयुक्त अनिल सिंह को बिजली पानी की समस्या को लेकर मेमोरेंडम सौंपा गया, जिसके बाद नगर निगम कार्यालय के सामने सभा में उसे तब्दील कर दिया गया। हम फ्री पानी बिजली देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, उसके बावजूद भी सरकार का किसी तरह का व्यवस्था नहीं। और यहाँ तक कि आज अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो पहले पूर्ववर्ती सरकार में हम 24 घंटा में ट्रांसफर हम सबों को मिलता था। आज महीना 2 महीना लग जाता है, उसके बाद भी ट्रांसफार्मर लोगों को नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं यह सरकार जो वादा किया था, वो जनता के साथ जो वादा किया था उससे मुकर रही है। सरकार सिर्फ लूट खसोट में बिजी है। वर्तमान विधि व्यवस्था राज्य में देख रहे हैं किस तरह से छिपा हुआ है। तो बिजली पानी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। नगर निगम कार्यालय के पास से प्रदर्शन किया गया। हजारीबाग की खबर है, जहां पर बिजली पानी को लेकर लोग किस तरह से परेशान हैं। बिजली पानी की किल्लत को देखते हुए लोग इतने नाराज हुए कि सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। नगर निगम कार्यालय के पास प्रदर्शन वहां पर चला। बिजली पानी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, और बीजेपी के इस प्रदर्शन में आम जनता भारी संख्या में यहाँ पर उनके साथ चलते हुए नजर आए। हजारीबाग की खबर, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन किया गया कि किस तरह से प्रदेश में बिजली और पानी को लेकर बड़ा संकट छाया हुआ है और इस संकट से उबरने के लिए सरकार के पास किसी तरह की कोई नीति नहीं है। आम जनता बहुत ही परेशान और बेहाल है। बीजेपी के इस प्रदर्शन में आम जनता ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। बस्ती जिले के रुधौली कस्बे में 23 अप्रैल को कपड़ा व्यवसायी अशोक कसौधन के अपहरित 13 साल के बेटे अखंड का पुलिस ने ढूंढ निकाला। अखंड को सहजनवा नगर पंचायत के शिवपुरी कॉलोनी से किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त कराया गया। मौके से अपहरणकर्ता सूरज सिंह और आदित्य सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों सगे भाई हैं। आपको बता दें कि रुधौली कस्बे के कपड़ा व्यवसायी अशोक कसौधन का 13 साल का बेटा अखंड उर्फ अंकित कसौधन 23 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे कस्बे के बैंक चौराहे के पास प्याज लेने के लिए गया था।
इसी दौरान उसे एक बाइक सवार ने बुलाया और अपने साथ बाइक पर बैठाकर वहां से चला गया। करीब 1 घंटे बाद अखंड के पिता अशोक के मोबाइल पर फोन आया कि तुम्हारे बेटे का किडनैप हो गया और फिरौती की मांग होने के बाद से ही परिवार के लोग परेशान चल रहे थे। घटना इस प्रकार है कि अखंड कसौदन के पिता अशोक कुमार गुप्ता को ये दोनों लड़के जो अभियुक्त सूरज सिंह एवं आदित्य सिंह पुत्र कृपानंद सिंह, ये दोनों भाई हैं। ये कुछ माल सप्लाई किया करते थे, तभी से इस बच्चे को जानते थे। बच्चा इनसे भुला मिला था, चूँकि इनके ऊपर कर्ज हो रखा था, तो इसलिए उन्होंने ये योजना, इस बच्चे को अपहरण करने की योजना 10 दिन पहले से बना रखी थी। 22 तारीख को भी उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था, लेकिन 23 को वो अपहरण करने में सफल रहे। बच्चे को उन्होंने ये बहाना बताया कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो चल करके उसको बदलवा दे। उनके इसी बहाने पर बच्चा बाइक पर बैठ करके चला गया और बाद में उसका अपहरण कर लिया गया। चूँकि चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।